एंड फाइनली एसेट 200 के सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड एसेट 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखना सर, सबसे पहले सेक्शन 139 के अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी को पावर दिया गया है कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या कर सकते हैं? जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। जैसा आप देखोगे कोई भी बड़ी कंपनी है ना, कोई भी बड़ी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखना, रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखना, टाटा का ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखना, तो तुम देखोगे ऑडिट रिपोर्ट में ना एक फर्म का सिग्नेचर नहीं रहेगा, एक फर्म का सील नहीं रहेगा, दो फर्म का सील रहेगा, और एक एंगेजमेंट पार्टनर का सिग्नेचर नहीं रहेगा, दो एंगेजमेंट पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे, और कभी कभी तीन फर्म के सील्स होंगे और तीन एंगेजमेंट पार्टनर के सिग्नेचर्स होंगे। इसका क्या मतलब है? उस कंपनी का ऑडिट कोई एक ऑडिटर नहीं कर रहा है, मल्टीपल ऑडिटर्स कर रहा है। उस कंपनी का जो ऑडिट है वो कोई एक ऑडिटर नहीं कर रहा है, मल्टीपल ऑडिटर्स ऑडिट कर रहे हैं। जैसा आप देखोगे रिलायंस का, आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट, तो एक तो चतुर्वेदीज एंड एसोसिएट्स आर देयर स्टैट ऑडिटर्स, दे आर द ओल्डेस्ट स्टैट ऑडिटर्स ऑफ रिलायंस, तो वो हमेशा मिलेगा आपको कूलिंग ऑफ पीरियड को छोड़ के। उसके अलावा अगर बात करें तो आप देखोगे बिग फोर में से एक कोई रिलायंस के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहेगा, तो इन दोनों के सेल्स आपको दिखाई देंगे और इन दोनों के एंगेजमेंट पार्टनर्स के साइंस भी आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि वहां पे मल्टीपल ऑडिटर्स मिलकर क्या कर रहे हैं सर? ऑडिट कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा क्या होगा सर? एक तो रिसोर्सेज का शेयरिंग हो जाएगा, म्यूचुअल डिस्कशन का एडवांटेज मिल जाएगा, सिनर्जी बेनिफिट्स मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर हो जाएगी, ये सारे फायदे होंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे अपनी फीस बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ सकता है, इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, बट ओवरऑल एडवांटेजेस दैट एक्सीड द डिसएडवांटेजेस। जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस को एक्सीड करते हैं। लेकिन सर अगर वो दो या दो से ज्यादा ऑडिटर्स एक साथ मिलकर ऑडिट कर रहे हैं तो किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऑडिट करना है, इसी के बारे में हम ऐसे 299 गाइड करता है। इसी के बारे में क्या करता है सर? हम ऐसे 299 गाइड करता है कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर ऑडिट कर रहे हैं तो किस प्रकार से ऑडिट करना है। तो लॉजिकली सोचो, अब जब प्लानिंग भी होगा तो इकट्ठा होगा, अब जब प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किया जाएगा तो दे विल डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्फ एंड अकॉर्डिंगली दे विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। रोम का असेसमेंट भी वो साथ में करेंगे और रिपोर्ट भी वो साथ में मिलकर इश्यू करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तब लॉजिकल से चीज सोचो सर, अब प्लानिंग भी साथ में करेंगे, यानी दो अलग अलग फर्म्स जो हैं या तीन अलग अलग फर्म्स जो हैं उनके जो एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं और जो की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम है वो इकट्ठा बैठ जाएंगे ऑडिट रूम में और मिलकर प्लानिंग करेंगे। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी इन्वॉल्वड इन प्लानिंग द ऑडिट। मिलकर ये क्या बनाएंगे सर? स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मिलकर प्लान बनाएंगे। पहले बोला कि मिलकर प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे साथ में, प्लान बनाएंगे साथ में, फिर रोम का असेसमेंट करेंगे साथ में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे साथ में, और फाइनली काम एलोकेट करेंगे। फाइनली एक दूसरे को काम एलोकेट करेंगे, एलोकेट करते वक्त बकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसको साइन करेंगे। अगर वो डिवीजन प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो यानी ऐसे 299 वायलेट हो रहा है। अब सर ऑडिट प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ वर्क, ऑडिट प्लान किस प्रकार से बनाया जाएगा? ऑडिट प्लान किस प्रकार से बनाया जाएगा बेटा? ये सारा ऐसे 300 के पॉइंट्स है, ये सारा ऐसे 300 का पॉइंट्स है, तो अलग से मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा। जब ऐसे 300 का लेक्चर होगा ना तो आप देखोगे ऐसे 300 के लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं ऑलरेडी। आप देखना जो अपना लेक्चर था ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग का, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लेक्चर में एक टॉपिक मैंने सिखाया है फैक्टर्स टू बी डेवलप्ड इन केस ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, जिसके एक फॉर्मूला बना के दिया सीआरपीएफ। तो तुम जाके देखना उसके जो 5 पॉइंट्स है और ये डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्लान के जो 5 पॉइंट्स है एग्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट है। तो एक जगह मेहनत कर ली तो दूसरी जगह क्यों करें यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑडिट प्लान डेवलप करेंगे। ऑडिट प्लान कैसे डेवलप करेंगे? स्टेप्स, सारे के सारे स्टेप्स वो ऐसे 300 वाले हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग चैप्टर में अपन ने किया है। उसके बाद ये क्या करेंगे सर? आपस में काम एलोकेट करेंगे। ओके सर, काम आपस में एलोकेट कर लेंगे, और जो भी काम आपस में एलोकेट किया, जो भी काम का एलोकेशन हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। कभी भी ऑरल एलोकेशन नहीं होगा, ऑरल एलोकेशन का कोई वैल्यू नहीं होता भाई। रिटन एलोकेशन होना चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए सर? डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और जॉइंट ऑडिटर्स के वहां पे सिग्नेचर्स होंगे। अगर प्रॉपर रिटन एलोकेशन नहीं है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है और डिवीजन ऑफ वर्क का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब ऐसे 299 वायलेट हुआ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर कि ये जॉइंट ऑडिटर्स हैं,
इनकी ना कुछ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं, इनकी ना कुछ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। तो इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, इनकी ना जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? तो देखो सर, लॉजिकली सोचो, कुछ काम इन्होंने आपस में डिवाइड किया और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो डिवाइड नहीं हो पाया या डिवाइड करना प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो जो काम इन्होंने डिवाइड किया उनके लिए तो ये लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे, है कि नहीं? लेकिन जो काम डिवाइड नहीं हो पाया उसके लिए क्या होंगे? जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको डिवाइड करना लॉजिकल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एफआरएफ को इंश्योर करना, ये इंश्योर करना कि ऑडिट रिपोर्ट लॉ के फॉर्मेट के हिसाब से बने। तो यार ये चीज आप डिवाइड कैसे करोगे यार? ये तो आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ, ensuring that audit report complies with the requirement of the standards, ये सारे आपके जॉइंट कैटेगरीज में आएगा, ये सारे आपके जॉइंट कैटेगरीज में आएंगे। या फिर मान लीजिए, सुनो सुनो सुनो, काम का बंटवारा तो किया था, काम का बंटवारा तो किया था जॉइंट ऑडिटर। अब एक जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया, उसको लेटर से ऑडिट करते वक्त ना कुछ गलतियों का पता चला और उसने ना बाकियों के साथ डिस्कस किया उस चीज के बारे में, बाकियों को कम्युनिकेट किया उस चीज के बारे में, और फिर सबने उस चीज का कंसेंसस दिया, सबने उस चीज का वो किया, सहमति जताई। तो यार अब जब एक जॉइंट ऑडिटर ने बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को कम्युनिकेट कर लिया है, आपस में उनका डिस्कशन हो चुका है, एक कंसेंसस बन चुका है, तो वहां भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन प्लान्ड ऑडिट एरियाज, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन प्लान्ड ऑडिट एरियाज, उन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की है, उन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की है, उन लोगों ने क्या किया सर? साथ में मिलकर प्लानिंग की है कि किस तरीके से ऑडिट करना है। ठीक है, तो यार अगर कॉमनली साथ में मिलकर प्लानिंग की है तो प्लानिंग सही हुआ कि नहीं, प्लानिंग सही हुआ कि नहीं, उसमें इनका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा एक गलती होगी, यहां पे गलती होगी, बहुत मेजर गलती होगी, छोटा सा पॉइंट है, गलती करोगे। सबसे पहले इतने सारे पॉइंट्स क्लियर है कि दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, they are jointly responsible for ensuring that audit report complies with the requirement of standards, they are jointly responsible for the matters brought by one joint auditors to the other joint auditors, and in respect of planned audit areas। अब बेटा एक चीज देखना, ध्यान से देखना, एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन। मान लो सपोज आईटी सिस्टम इज ए मेजर रिस्क एरिया, तो सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने ना मिलकर कॉमन प्लानिंग की, सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने ना मिलकर कॉमन प्लानिंग की कि अपन आईटी सिस्टम में क्या क्या चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन जनरल आईटी कंट्रोल्स चेक करेंगे, अपन एप्लीकेशन कंट्रोल्स चेक करेंगे, अपन बैच प्रोसेसिंग देखेंगे, अपन टेस्टिंग वगैरह देखेंगे। तो मिलके कॉमन प्लानिंग करी कि भाई क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे इस एरिया के अंदर। ठीक है जी। अब मान लो 3 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, ए बी सी, मिलके तीनों ने कॉमन प्लानिंग की है। अब दूसरी चीज होती है एग्जीक्यूशन, कि कोई तो एग्जीक्यूट करेगा ना बॉस, कोई तो एग्जीक्यूट करेगा ना, कोई तो एग्जीक्यूट करेगा ना। एग्जीक्यूशन किया सी ने, एग्जीक्यूशन किया सी ने। अब प्लानिंग में बराबर से डिसाइड हुआ था कि जनरल आईटी कंट्रोल्स भी चेक करेंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी चेक करेंगे, बैच प्रोसेसिंग भी चेक करेंगे, टेस्टिंग भी चेक करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त ना सी ने गड़बड़ कर दिया, एग्जीक्यूशन के वक्त ना सी ने डामाडोल कर दिया, सी ने टेस्टिंग चेक ही नहीं की, सी ने चेक कर सी ने टेस्टिंग चेक ही नहीं की, यानी सी के द्वारा लैप्सेस हो गए एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो अब इन दिस सिचुएशन विल ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स बी रिलायबल और विल सी बी रिलायबल? लॉजिकल सी चीज सोच के बोलना, सर खाली सी रिलायबल होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसने की है? एग्जीक्यूशन सी ने की है। वो जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लानिंग वाले एरिया में है, अगर प्लानिंग गलत किया उस एरिया का तब वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना। इसका एक जबरदस्त सा क्वेश्चन भी है, आप समझ लीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन ही करा दिया। ठीक है जी। राइट्स ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, क्या एक जॉइंट ऑडिटर बाकी जॉइंट ऑडिटर्स के काम में भरोसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। अगर एक जॉइंट ऑडिटर बाकी जॉइंट ऑडिटर के काम में भरोसा नहीं कर पाएगा फिर तो स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है? बिकॉज दूसरा जॉइंट ऑडिटर भी अल्टीमेटली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि उसने भी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम किया रहेगा। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का एक टॉपिक आता है। मान लो सपोज 3 जॉइंट ऑडिटर्स थे, ए बी एंड सी। अब ए एंड बी को लगा यार क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, सी को लगा नहीं 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 क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। तो ए और बी मिलकर ना सी को बाउंड नहीं कर सकते, सी चाहे तो इंडिपेंडेंटली अपने एक अलग रिपोर्ट इशू कर सकता है उस केस में। तब ऐसा होगा कि ए एंड बी मिलकर एक कंबाइंड रिपोर्ट इशू करेंगे अलग,
और सी अपना एक कंबाइंड रिपोर्ट इशू करेगा अलग। लेकिन सर यहां पे वो जो सी का रिपोर्ट है उसको यूजर देख के कंफ्यूज हो सकता है, तो उसके रिपोर्ट में ओएम पैरा के अंदर, अदर मैटर्स पैरा के अंदर दूसरे ऑडिट रिपोर्ट का भी रेफरेंस होना चाहिए। सिमिलरली ए एंड बी जो रिपोर्ट इशू करेंगे उस रिपोर्ट में भी जो अदर मैटर्स पैरा होगा उसमें सी का रिपोर्ट का रेफरेंस होना चाहिए। यानी वो जो दो ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स है जिनका अलग अलग ओपिनियन है वो क्या करेंगे, अपना अलग अलग रिपोर्ट इशू कर देंगे और दोनों के अदर मैटर्स पैरा में वो दूसरे वाले ऑडिट रिपोर्ट का क्या करेंगे सर, रेफरेंस दे देंगे। मतलब यहां ऐसे 706 का भी इंप्लीकेशन आ गया। और जब भी जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के बारे में सोचेंगे या फिर ईओएम, ओके क्लियर है। तो लास्ट टॉपिक क्या था अपना, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो जब भी जॉइंट ऑडिटर्स क्या करेंगे सर, रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के बारे में सोचेंगे या ईओएम पैरा इंक्लूड करने का सोचेंगे या ओएम पैरा इंक्लूड करने का सोचेंगे, तो वो प्रपोज वर्डिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी को भेज देंगे। तो ये चीज तो ऑलरेडी अपन ने ऐसे 260 में भी डिस्कस किया था कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ओपिनियन, तो उसके बारे में क्या करना होता है, टीसीडब्ल्यूजी को कमेंट करना होता है, टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना होता है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना होता है। तो आई थिंक ये लास्ट वाला पोर्शन ही था जिसमें साउंड का इश्यू था, उसके अलावा तो किसी पोर्शन में साउंड का इश्यू नहीं था आई थिंक। क्लियर है। उससे पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पार्ट आपने देखा था, तो आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में तो साउंड का इश्यू नहीं था कुछ भी, राइट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में देयर वाज नो इश्यूज रिगार्डिंग साउंड, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडिटर्स बाउंड कर दें किसी थर्ड ऑडिटर को, कि 3 जॉइंट ऑडिटर्स है ए बी और सी, तो ए और बी को लगा कि यार अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, सी को लगा क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, तो ए और बी सी को बाउंड नहीं कर सकते कि तेरे को भी अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही देना है। दे में इशू देयर डिफरेंट रिपोर्ट्स, दे में इशू ए सेपरेट रिपोर्ट्स, बट अपने अपने रिपोर्ट में अदर मैटर्स पैरा के अंदर दूसरे रिपोर्ट का भी रेफरेंस देना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर, हमारा ऐसे 299 हो गया, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So we have done all the 4 standards for today. That is asset 250, 260, 265, 299. I believe 1 घंटे में ये जो हमने डिस्कस किया है that is sufficient for you to crack your examination. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो यार वीडियोस शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरे देश में शेयर करें। मेक श्योर यू आर शेयरिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड डू लाइक द वीडियोस, डू कमेंट इन द वीडियोस एंड गुरु दक्षिणा याद रखना कि अब की बार कितना चाहिए, 70 पार चाहिए। ऑल द बेस्ट।